जोरदार तालियों के साथ नीरजा जी का स्वागत इसलिए भी किया जाना चाहिए कि गुजरात यूनिवर्सिटी के 75 साल के अगर इतिहास में देखा जाए तो ये पहली महिला वीसी है। तो इस जोरदार तालियों के साथ महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण भी नीरजा जी हमारे सामने है। जब हम बात गुजरात की करते हैं तो यहाँ के औद्योगिक विकास की बात करते हैं, लेकिन गुजरात ने सिर्फ औद्योगिक विकास नहीं किया है बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी गुजरात ने अपना विकास ही नहीं किया है, विकास कौशल के नए नए आयाम गढ़े हैं। नए नए जो प्रतिष्ठित यहाँ के संस्थान हैं वहां से निकले हुए जितने छात्र हैं उन्होंने देश और दुनिया में जाकर भारत का नाम भी रोशन किया है और गुजरात यूनिवर्सिटी भी उन्हीं में से एक है। लेकिन आज जब हम बात करते हैं पढ़ाई की, शिक्षा की, उच्च शिक्षा की, तो सबसे पहला प्रश्न जो सभी माता पिता के मन में और छात्रों के मन में आता है कि सफलता का आखिर मंत्र होता क्या है। क्या सफलता सिर्फ एग्जाम में लाए गए नंबरों से तय होती है? क्या सफलता सिर्फ किसी एक संस्थान से एक बड़ी डिग्री ले लेने के बाद खत्म हो जाती है अच्छे नंबरों से पास होकर? एक संपूर्ण विकास में व्यक्ति के किस तरह की शिक्षा मायने रखती है और सफलता के समीकरण के लिए शिक्षा के कौन कौन से पहलू हैं जिनको छूना व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, इस पर हम चर्चा करेंगे नीरजा जी से। नीरजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले पांचजन्य का बहुत धन्यवाद। साबरमती संवाद में आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं उपस्थित हो सकूं। प्रश्न है कि सफलता और शिक्षा क्या संबंध है। एक समय था जब हम ऐसी सफलता गिनते थे कि 1 2 3 4 5, 1 डिग्री, 2 बच्चे, 3 कमरे का मकान, 4 पहिए की गाड़ी और 5 शून्य की तनख्वाह। और शायद इसीलिए शिक्षा ली जाती थी कि अंत में जिसको ये मिल जाता है वो सफल गिनता था। लेकिन अगर सफलता सिर्फ इतनी ही थी तो फिर इतने सारे डिप्रेशन के केसेस, इतना अवसाद, इतनी मारामारी, इतना कन्फ्यूज़न, समाज में नैतिकता का अभाव, ये सब कहाँ था, किस लिए आ रहा था। तो मैं एक छोटा सा सूक्त है ऋग्वेद का, उससे पता चलता है कि एक शिष्य को क्या चाहिए अपने गुरु से। वो कहता है यत्ते अग्ने तेजस्वी न हम तेजस्वी भूयासम। तो पहले ही तो वो बात मानता है कि मुझे आपकी अग्नि से, आपकी ऊर्जा से तेजस्वी बनने का आशीर्वाद दीजिए। फिर कहता है यत्ते अग्ने वर्चस्वे न हम वर्चस्वी भूयासम। फिर उस तेज से मुझ में वर्चस्व करने की एक शक्ति दीजिए जिससे मैं दूसरों पर अधिकार कर सकूं या अपने क्षेत्र में अधिकार कर सकूं, वर्चस्वी बनूं। और तीसरा सूक्त वो कहता है यत्ते अग्ने हरस्वे न हम हरस्वी भूयासम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहता है मैं अग्नि की तरह कचरे को जलाने वाला बनूं। आज हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, रिसाइकलिंग की बात करते हैं, रीयूज़ की बात करते हैं, और हमारे यहाँ 3 जो अवधारणाएं हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें भी जो महेश है वो भी डिस्ट्रॉयर है, उसकी भी पूजा है। यानी हमें जो कचरा है वो जलाना है, रीलर्निंग करनी है। एक तरह से जो चीज़ नहीं चाहिए तेन त्यक्तेन भुंजिता, इस भावना से आगे जाएंगे। शिक्षा एकांगी हो ही नहीं सकती। सफल होने के लिए होलिस्टिक शिक्षा का बड़ा आवश्यक होना है विद्यालयों में। विद्यालयों की, जब हम महाविद्यालयों की बात करते हैं, शिक्षा का स्वरूप, जैसे आपने तो ऋग्वेद से बात की है, तब एक शिक्षा का स्वरूप हुआ करता था। आज शिक्षा का स्वरूप किस तरह से बदला है और उस स्वरूप में एक शिक्षक की और एक छात्र की क्या भूमिका रहनी चाहिए जो सफलता के समीकरण को साबित कर सके। जी, आज सब कुछ उंगलियों के पोर चलाते हैं। सुबह से उठते ही मोबाइल से लेकर शाम तक हमारे विचारों को भी इतनी तीव्र गति मिली है
कि हम चाहते हैं जो मन चाह रहा है वो तुरंत सामने आ जाए, इंडस्ट्री भी जल्दी से चेंज हो जाए, क्लास भी चेंज हो जाए, टीचर भी चेंज हो जाए, समाज भी चेंज हो जाए। तो एक जो बदलाव आया है वो आया है गति का। समय नहीं है, समय बहुत कम है। इसलिए वो जो 3 वर्ष या 5 वर्ष को एक विद्यार्थी विश्वविद्यालयों में आता है, वो सोचता है 5 वर्ष बाद ही मैं सीधा CEO होके निकल जाऊं। यानी उड़ान बहुत ऊंची है, दायित्व बहुत बड़ा है। उनके सपनों को पूरा करने का जो संवेद एक अवसर है वो माता पिता और गुरु दोनों का है। तो आप जो कह रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में जो इस समय का माहौल है वो ये है कि हम भी इंडस्ट्री ढूंढ रहे हैं। कौन सी इंडस्ट्री है जो शिक्षा के साथ हाथ मिला ले और इन बच्चों को ट्रेन करे, पढ़ते पढ़ते ही इंटर्न बना ले, पढ़ते पढ़ते ही अप्रेंटिसशिप दे सके, तो बाहर जाके वो खाली किताबी शिक्षा लेकर ना खड़ा हो बल्कि हैंड्स ऑन एजुकेशन भी उसे मिले। ये एक नया बदलाव आया है, NEP लेकर आई है, मैंडेटरी किया है। और अब जो NAC का नया असेसमेंट आ रहा है उसमें ये कंपलसरी एक क्वांटम है कि ये देखा जाए कि एक शिक्षा की डिग्री के साथ उसने कितना इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी लिया है। तो ये जो इंडस्ट्री कनेक्ट है ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं और आपने बताया कि इंडस्ट्रियल कनेक्ट की बात, जब छात्र पढ़ता है तो वो किताबी ज्ञान लेता है, पुस्तकें पढ़ता है, एक विकास कौशल भी होता है कि आप अपने आप को किस तरह से विकसित कर रहे हैं प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। क्या गुजरात यूनिवर्सिटी में इस तरह के नवाचारों के लिए या विकास कौशल के लिए कुछ प्रयास किए जाते हैं जिससे जब छात्र बाहर निकले और जब बाहर की दुनिया में कदम रखे तो वो एक तरह से प्रिपेयर होके निकले? जी, एक बिल्कुल स्टैंड अलोन वर्टिकल है हमारा, जिसे हम स्टार्टअप एंड इनोवेशन सेक्शन 8 कंपनी कहते हैं, GUSEC। इसमें बच्चा पढ़ते पढ़ते ही अपना पॉइंट ऑफ कंसेप्ट से लेकर पूरा मेंटरिंग करके कॉपीराइट पेटेंटिंग तक मार्केट मॉडल लेके बाहर निकलता है। टोटल उसकी मेंटरिंग होती है, उसको ग्रांट्स दिए जाते हैं, स्टार्टअप ग्रांट्स, एवरीथिंग। यहाँ एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगी, ये स्टार्टअप एक नया शब्द है। हमें ऐसा लगता है स्टार्टअप का मतलब है बच्चा अकेला है, वो अपना आइडिया लाता है, आइडिया लाके एक कमेटी को देता है, कमेटी अप्रूव करती है, उसकी ग्रांट अप्रूव होती है और फिर उसे खुद अकेले सफल होके दिखाना है। गुजरात एक एंटरप्रेन्योर सोसाइटी है और ये आज से नहीं है, प्राग ऐतिहासिक काल से है। स्टार्टअप का यहाँ न जाने कितने मॉडल्स का खजाना है। यहाँ एक बच्चा जब अभी 10वीं 12वीं में पढ़ रहा है वो तभी से स्टार्टअप शुरू कर देता है। यानी उसकी माँ उसके कुछ गहनों में से कुछ पैसा उसको देती हैं, पिताजी पंखा लगाते हैं, चाचा दरी बिछा जाते हैं, उसके दोस्त आके जब वो खाना खाने जाता है तो उसकी दुकान संभालते हैं। ये एक कम्युनिटी मॉडल है स्टार्टअप का। तो स्टार्टअप को हम खाली पश्चिमी दिशा से ना देखें। जो हमारी सोसाइटी में स्टार्टअप जो हम कह रहे हैं कि सफल हो रहे हैं, उसका रीज़न है कि उसके साथ एक इमोशनल बैकिंग है। जो पश्चिम से हम स्टार्टअप का उदाहरण ले रहे हैं वो विदाउट साइकोलॉजिकल, विदाउट इमोशनल बैकअप के ले रहे हैं, इसलिए उसमें रिस्क है। वो स्टार्टअप इसीलिए बहुत ज़्यादा आगे अकेले नहीं खींच पा रहे हैं क्योंकि वो सब कुछ बच्चा अपने ऊपर अकेले ले रहा है जिम्मेदारी। तो हम ऐसे भी स्टार्टअप्स को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मेंटरिंग कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं जो फैमिली स्टार्टअप है, जो इस तरह से कम्युनिटीज से आ रहे हैं। एक दो उदाहरण देती हूँ। एक छोटी सी बच्ची थी, BA में पढ़ती थी, रोज़ आके हमको कहानी सुना जाती थी। आज ये डे है, आज वो डे है, आज वो डे है। आज उसका चायपानी.com करके इतनी बड़ी एक वेबसाइट है कि उसमें करोड़्स का वो बिजनेस कर रही है। हर दिन एक मॉरल स्टोरी उसमें बड़ी सुंदर ढंग से पोस्ट करती है। या एक बच्ची है, वो अपनी ही फ्रेंड्स के साथ उसने ये रियलाइज़ किया कि बच्चों के जन्मदिन होते हैं, थीम पार्टीज़ होती हैं, शादियां होती हैं, यंग लड़कियां हैं, घर में साड़ियां पहनने का मन है, पहनानी आती नहीं है। शी स्टार्टेड हर स्टार्टअप ऑफ वेयरिंग द साड़ी और वो इतना अच्छा टेक ऑफ किया। तो ज़रूरी नहीं कोई हाई फाई आइडिया ही आएगा, ज़रूरी नहीं कोई टेक्निकल आइडिया ही आना चाहिए।
अगर हम टेक्नोक्रेट नहीं भी हैं तो भी समाज की ज़रूरतें बहुत कॉमन है, बहुत साधारण है। तो हम लोग अपने इस जियो सेक में ऐसे भी आइडियाज़ को इनवाइट करते हैं और उनको हम फंडिंग करते हैं। ये आपने सूत्र बता दिया है। जो लोग ये कहते हैं कि गुजराती दुनिया में जहां भी जाते हैं और कोई भी बिजनेस करते हैं तो सफल हो जाते हैं, तो उसका मूल मंत्र यही है कि उनकी ट्रेनिंग बचपन से ही, और जिस तरह से मैम ने बताया उनके डीएनए में ही है ये, उसको और निखारने का काम इस तरह के यूनिवर्सिटीज में और गुजरात में विशेष तौर से जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं उन सभी जगहों पर किया जाता है। जब आप बात कर रहे हैं कि गुजरात में ये ट्रेडिशन है और हजारों वर्षों से लोग लगातार इस ट्रेडिशन को फॉलो करते आ रहे हैं, जब हम बात करते हैं परंपरा की और उसके साथ नवाचार की, इनोवेशन की, आज के समय में जो शिक्षा पद्धति है और जो हमारे भारत की परंपराएं हैं उनमें कहीं ना कहीं छात्रों में इन्फ्लुएंस वेस्टर्न का ज़्यादा दिखता है। इन परंपराओं में, इनोवेशन में संतुलन बनाना भारतीयता के साथ, क्या ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है? बिल्कुल। आप आज की गेमिंग इंडस्ट्री देखिए, नॉर्मल बच्चे, यहाँ तो युवा बैठे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि युवा भी इस संवाद में भाग ले रहे हैं। देखिए, गेमिंग इंडस्ट्री में आज मोस्ट पॉपुलर गेम वो है जो माइथोलॉजी पे चल रहा है। भले ही वो चाइनीज़ माइथोलॉजी का वो बंदर वाला गेम है या हमारे भी कई तरह के ऐसे गेम्स हैं, यानी परंपरा तो उन्हें छू रही है। वो परंपरा के साथ ही नवाचारों में आगे जा रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज क्रिएट कर दी हैं। यहाँ के पारंपरिक नृत्य की बात है या ना पारंपरिक भोज्य की बात है या पारंपरिक टूरिज्म की बात है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूरिज्म गुजरात का अगर आप देखें तो वो पारंपरिक है। वो कुछ ऐसा स्पॉट नहीं है जिसे आप टूरिस्ट स्पॉट कह के बड़ा पश्चिमी दृष्टि से आंक सकते हैं। तो ये जो नए प्रयोग हैं कि परंपरा के साथ यदि हम कुछ परोस रहे हैं तो वो उस क्षुधा की भी पूर्ति कर रहा है जो नॉर्मल टूरिस्ट को कहीं और नहीं मिलता है। फिर वो उसके साथ चाहे रात को बॉनफायर हो तो बॉनफायर की जगह दिए जलाकर उसके रोशनी में बैठना हो, तो ऐसे प्रयोग बहुत होते देखे हैं इन दिनों और उसमें यूथ बहुत जुड़ा है। यूथ के लिए सफलता बहुत मायने रखती है। हर व्यक्ति जब कॉलेज में जब एडमिशन लेते हैं छात्र, तो उनके माता पिता की भी उम्मीदें होती हैं, छात्रों की तो होती है, लेकिन सफलता की परिभाषा समय के साथ साथ बहुत तेजी से बदली है। आपको क्या लगता है एक छात्र को अपने भविष्य में किस तरह से तैयारी करनी चाहिए कि वो जीवन में सफल कहलाए? इसमें सफलता का मतलब सिर्फ नंबरों से नहीं है, आंकड़ों से नहीं है, एक व्यक्ति के तौर पे एक व्यक्तित्व के अंदर सुधार करके वो सफलता क्या होती है। क्योंकि यहाँ कई छात्र बैठे हैं, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सफलता आपकी मार्कशीट में ही नहीं है, आपने अपना विकास कैसे किया है और उसमें आपके छात्रों की और आपकी शिक्षा का क्या योगदान है, वो समझना बहुत आवश्यक है। पहले एक कैवियत दे दूं कि मार्कशीट बेकार नहीं होती है, मार्कशीट के लिए काम तो करना ही पड़ता है। नहीं, इसमें देखिए, जब ये इस उम्र में है तब इनको कोई ज्ञान देना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अब तो वो चल दिए हैं उस तरफ। उनको जो हमने सफलता का एक मॉडल दिया है वो उसे फॉलो कर रहे हैं, उनकी गलती नहीं है। उनको अगर हमें सफलता का मॉडल देना है तो बचपन में देना पड़ेगा। जब वो 10, 12, 15 साल के हैं तब समझाना है कि क्या खाली धन ही सफलता है, क्या खाली प्रसिद्धि ही सफलता है, क्या खाली एक भाषा जो हमें लगता है ग्लोबल है और उसको नहीं आने से हमें डिप्रेशन में जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ऐसे बहुत से देश हैं जो उस भाषा को जानते भी नहीं है मगर विकसित देश की लिस्ट में है। तो ये जो सफलता के नए नए पैमाने हैं उनके सामने वो मॉडल्स रखकर, जिसमें हमारे थॉटफुल प्रोटोटाइप मॉडल आते ही नहीं है। अगर हम भारत के सबसे ज़्यादा सफल व्यक्तियों की एक सूची बनाएं, उसमें इनमें से कोई भी नहीं आता कि मार्कशीट में टॉपर हो, अंग्रेज़ी ज़्यादा जानता हो, पैसे वाले परिवार से हो। यदि हम ये मॉडल बच्चे के सामने रखें तो बहुत से कॉम्प्लेक्सेस उनके वहीं डाई आउट हो जाते हैं। और वो काम हमें करना है, चाहे हम वो फिनिशिंग स्कूल्स में करें, चाहे हम वो पहले दिन आते हैं तो ओरिएंटेशन में करें। उनको बार बार ये मैसेज देना होगा कि आप यूनिक हैं, आपका व्यक्तित्व समर्थ है, आप खुद बहुत कुछ कर सकते हैं,
आप खुद मॉडल बन सकते हैं। तो वो एक कमी मुझे अभी लगती है, जो आपने जैसा ये साबरमती संवाद किया है, मुझे लगता है छात्रों से संवाद की कमी है और मैं ये स्वीकारती हूँ। ये कमी कैसे पूरी होगी, छात्रों से संवाद की जो कमी? और जो एक और आपने बात कही है कि भाषा, ये हमने जो हमारे से पहले की भी जनरेशन्स हैं वो इस चीज़ को लेकर कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और वो आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। आज एआई का ज़माना है, भाषा की कोई बाध्यता नहीं रही है। आप किसी भी भाषा में आप बात करेंगे और उसको किसी भी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज हम और आप जो बात करें उसको सेकेंड्स में हम फ्रेंच में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जब बच्चे इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ते, गुजरात में मैंने देखा गुजराती मीडियम बहुत कॉमन है, उन बच्चों को कई बार ये लगता है कि शायद हम तरक्की नहीं कर पाए क्योंकि हमने गुजराती मीडियम से पढ़ाई की है। अंग्रेजी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप एक यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं, जब आप बच्चों को देखती हैं क्या समय के साथ तो तकनीकी जो बदलाव आए हैं, विशेष तौर से एआई के दौर में, और हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के दौर में भी सब कुछ देखते हैं, क्या लगता है आपको कि बच्चों के अंदर से ये हीन भावना अब निकलनी शुरू हो गई है? एक कहावत है कि अगर किसी को गुलाम बनाया जाए तो उसके पैर में जंजीर बांध देनी चाहिए। जंजीर जब हम खोलते हैं तो जंजीर तो तुरंत खुल जाती है, लेकिन उस जंजीर का निशान बहुत सालों में उतरता है। हम उस दौर से गुजर रहे हैं कि अंग्रेजियत का निशान अभी भी चल रहा है हमारे साथ, गुलामी की निशान। अंग्रेजी सफलता की कुंजी नहीं है, ये मैं लगभग हर मंच पे कहती हूँ, बार बार कहती हूँ। और उसका मुख्य कारण ये है कि अंग्रेजी हमें सिखाई गई थी नौकरशाही के लिए। अंग्रेज़ों को नौकरों की ज़रूरत थी तो हमें अंग्रेजी सिखाई गई, उसको हमने अपने बोध से ग्लोबल भाषा मान लिया। आवश्यकता नहीं है। एआई के ऊपर ज़रूर आना चाहूँगी। एआई क्या है? एआई वो डाटा है जो आप उसमें डाल रहे हैं। जितना ज़्यादा डाटा जहाँ से आएगा, एआई उसी को बार बार प्रोजेक्ट करेगा। आज हमें ज़रूरत है अपने डाटा को बार बार सर्वर पे ले जाने की। एआई फिर हमारा डाटा दूसरों को देगा और वहाँ से बात आगे जाएगी। छोटा सा उदाहरण देती हूँ, और मैं कई बार कई मंचों पे ये बात बोल चुकी हूँ। हमारे दांत में दर्द होता है तो हम कहाँ जाते हैं? एक डेंटिस्ट के पास जाते हैं। डेंटिस्ट यानी दंत को ज़रा अंग्रेजी में लिखिए, क्या स्पेलिंग लिखेंगे? पूरा विश्व मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सिर्फ संस्कृत बोल रहा है, पर क्योंकि अंग्रेजी में लिखा है, हमें लगता है ये इंग्लिश है। दंत को डेंटल कहते हैं, मन को मेंटल कहते हैं, हार्ट को हार्ट कहते हैं, हस्त को हैंड कह रहे हैं। हम डिकोड नहीं कर रहे, हम ये समझ ही नहीं पा रहे कि हम में क्या ताकत है जो विश्व यूज़ कर रहा है। तो अंग्रेजी हमारा पैरामीटर नहीं हो सकती। अंग्रेजी सिर्फ वो स्किल है जो हम एडिशनल स्किल कहते हैं कि मैं पैदल चल रही हूँ तो मुझे साइकिल आ जाए तो जल्दी पहुँच जाऊँगी। मैं नॉर्मल गिनती गिन रही हूँ, कम कैलकुलेटर हो तो ज़्यादा गिन लूँगी। मैं एक भाषा जानती हूँ, 2 जान लूँगी तो शायद ज़्यादा समझ आ जाएगा। इतना ही फ़र्क है। अंग्रेजी मेरी सफलता की कुंजी नहीं है। जिसको मेरी सफलता की बात करनी है उसके पास ट्रांसलेटर्स हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, एआई तो विदिन सेकेंड्स हमें ट्रांसलेट करके दे रहा है। लेकिन एआई के इस्तेमाल को लेकर कई चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं, तो कुछ चीज़ें हैं कहते हैं ना कि अच्छाइयों के साथ कुछ बुराइयां भी आती हैं। एआई के उपयोग से क्या ऐसा लगता है कि जो छात्रों के अंदर एक जो टेंडेंसी रही है हर चीज़ को जल्दी हासिल करना, शॉर्टकट ढूंढना, जिससे हम कहते हैं मेंटल एक्सरसाइज होना बंद हो जाती है, क्या ये समस्याएं भी छात्रों के सामने आ रही हैं या आपको लगता है कि भविष्य में आने वाली है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और मैं इसमें छात्रों का दोष नहीं दे रही। इसमें जिस तरह छात्र जल्दी जल्दी एआई का सहारा ले रहे हैं, ऐसे ही उनके चेक पॉइंट्स टीचर को भी एआई से बना लेने चाहिए। क्या ये जो दिया है ये प्लेजराइज बाय एआई है? क्या ये डाटा फेच्ड फ्रॉम एआई है? ऐसे अगर हम भी काउंटर ऑब्लिक्स खड़े करें, लेकिन फिर वही बात है कि एक टीचर से आप कितना एक्सपेक्ट करेंगे, कितनी चीज़ें वो बदले। आज का टीचर बहुत ज़बरदस्त बदलाव लेकर आया है, चॉक एंड टॉक से लेकर आज एआई तक बहुत रिवॉल्यूशन हुआ है। लेकिन एआई की एक बात है, अगर आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं तो उसमें सिर्फ 2021 तक ही डाटा डाला गया, उसके बाद वो ऑब्सोलीट है। तो आप अगर वो यूज़ भी कर रहे हैं तो पुराना डाटा यूज़ कर रहे हैं, या वो हमारे
माहौल का डाटा उसमें नहीं है, तो अगर आप उसे भारतीय संदर्भ में प्रस्तुत कर रहे हैं तो आपकी पूरी स्टडी, पूरी रिपोर्ट गलत हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें जिनको हम कहें वार्निंग साइंस, एक चेतावनी के साथ यदि हम अपने छात्रों को बताएं कि ये कहाँ तक उपयोगी है और कहाँ उपयोगी नहीं है, इसके छोटे छोटे मॉड्यूल्स, छोटी छोटी कार्यशालाएं, छोटे ओरिएंटेशन, छोटा ऑनलाइन सेशंस यदि हम लोग करते रहें तो न सिर्फ हमारे स्टूडेंट भी नया डाटा तैयार करने में हमारी हेल्प करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। पिछले दिनों हमसे एक रिपोर्ट मांगी गई कि भारतीय महिलाओं का आर्थिक रूप से क्या स्थान है विश्व में, G20 की बात है। हम लोग स्टडी करने लगे और पता चला भारतीय महिलाओं का तो कुछ 2.7% का ही योगदान है। कौन सी महिलाएं, हम किस महिलाओं का डाटा तैयार कर रहे थे? सिर्फ वो जो पढ़ लिख के नौकरी कर रही हैं, जिनका GPF कट रहा है, जिनको पेंशन मिल रही है। लेकिन जब हम समाज में देखने चले, हर महीने एक गोल्ड लोन बैंक निकल रहा है, नया खुल रहा है। ये कौन से गोल्ड लोन बैंक्स हैं? घरों में सोना पिता के पास नहीं होता, माता के पास होता है। तो उस बैंक में कौन सा सोना लोन की तरह जा रहा है जो सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट कर रहा है, जो एक कंटिन्यूटी इन इकोनॉमी ला रहा है, जिससे बिजनेस चल रहे हैं। तब हमें पता चला ये तो हमने अपने स्टैटिस्टिक्स में फील्ड ही नहीं बनाया हुआ कि ये गोल्ड लोन में गोल्ड कहाँ से आ रहा है। तो बहुत से डाटा ऐसे अभी भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, रिसर्च में मिसिंग है, जिनसे कि विश्व हमें आंक रहा है। हम अपनी पोजीशन खुद खो रहे हैं। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। तो हमको वो नए फील्ड्स ऐड करने होंगे जिससे हमारी समृद्धता बौद्धिक और आर्थिक दोनों तरह से सामने आए। आपने बात की जिस तरह से गोल्ड में महिलाओं का योगदान, जो कि कहीं पर भी दर्ज नहीं है ना। वहीं पे अगर हम बात करें पढ़ाई के क्षेत्र में, आप 75 साल बाद महिला वीसी बनी हैं गुजरात यूनिवर्सिटी की। क्या वाकई में अभी भी वैसी चुनौतियां आपके लिए रही हैं, और आने वाली जनरेशन में विशेष तौर से लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या राह आसान हुई है अभी? मैं एक तो ये ज़रूर स्वीकारोक्ति दूंगी कि ये मेरी सफलता नहीं है। मुझे यहाँ पहुँचाने के लिए मुझसे पहले वाली पीढ़ियों ने बहुत संघर्ष किया। उनके संघर्ष का परिणाम है मैं आज यहाँ हूँ। और आज मेरा दायित्व बनता है कि मेरे आगे आने वाली बच्चियों के लिए हम राह ऐसी बनाएं कि मुझ पर विश्वास आते आते 75 वर्ष लगे, उन्हें 10 वर्ष में ही योग्य मान लिया जाए। ये हमारा दायित्व है, इसमें कोई कमी नहीं है। हम किसी सिस्टम के अगेंस्ट नहीं है, पुरुष प्रधान समाज के अगेंस्ट भी नहीं है। कमी हमारी है, हमें वो विश्वास देना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी बाइनरीज हैं हमारे समाज में, रूरल वर्सेस अर्बन है, मैन वर्सेस वुमेन है, ऐसे बहुत सारी हैं। इन बाइनरीज में जो भारतीयता है, अगेन वी हैव टू गो बैक टू द रूट्स। हमें अपने मूल पे जाना होगा और वहीं से इसके उत्तर हमें मिलेंगे। मूल में तो हमें जाना ही होगा। आपके साथ हमारे एक और अतिथि भी अभी जुड़ने वाले थे, शैलेंद्र जी। मैं अनुराग से पूछूंगी कि वो हमारे अगर आ गए हैं। नमस्कार शैलेंद्र जी, आप आ चुके हैं तो मैं आग्रह करूंगी स्टाफ से। शैलेंद्र शराफ जी को चूंकि जुड़ना था थोड़ी सी विलंब के साथ, वो हमारे साथ बीच में हैं, हम उनको भी अपने इस जोड़े। साथ ही अपनी टीम से आग्रह भी है कि उनके ऊपर जो हमने एक एवी बनाई है उसको चलाएं। और शैलेंद्र जी, आपका स्वागत मंच पर आने के लिए। दवाओं की दुनिया में एक नाम जिसने शिक्षा, शोध और नवाचार के माध्यम से फार्मेसी क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी सोच और समर्पण ने न केवल भारत बल्कि विश्व स्तर पर फार्मेसी क्षेत्र को समृद्ध किया। ये कहानी है प्रोफेसर शैलेंद्र सराफ की, एक ऐसे शिक्षाविद, शोधकर्ता और प्रशासक जिनका योगदान अतुलनीय है। शोध के क्षेत्र में भी प्रोफेसर सराफ ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने हर्बल टेक्नोलॉजी, औषधीय पौधों के शोध और नई ड्रग डिलीवरी सिस्टम में काम किया। उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें फार्मा रत्न अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और IPF फेलोशिप अवार्ड प्रमुख हैं। आज भी प्रोफेसर शैलेंद्र सराफ शिक्षा, शोध और नवाचार के माध्यम से फार्मेसी क्षेत्र को नई दिशा देने में जुटे हैं। उनका जीवन प्रेरणा है उन सभी के लिए जो इस क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं। 5 दिन के साबरमती संवाद में
उनका स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी। हालांकि आप थोड़े से लेट हो गए, लेकिन उससे पहले जो चर्चा चल रही थी, आप तो शोध की बात कर रहे थे, लेकिन शोध से पहले छात्रों को शोध के लिए कैसे तैयार किया जाता है उस पर चर्चा चल रही थी कि कैसे एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण किया जाए जो हर क्षेत्र में काम करे। और आपका तो क्षेत्र ही पूरा उत्कृष्टता का, शोध का क्षेत्र रहा है। हमने, क्योंकि सेशन का नाम ही है सफलता का समीकरण, सफलता का समीकरण, तो आपके हिसाब से सफलता की कुंजी क्या है जो सफलता का समीकरण बनती है? एक अंग्रेजी में कहावत है कि सक्सेस मे बी एन एक्सीडेंट बट क्वालिटी नॉट, एंड क्वालिटी कम्स विथ लॉट ऑफ डिवोशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड एवरीथिंग। तो बहुत सिंपल सा है कि आपकी लगन और आपकी मेहनत, लेकिन साथ में आपकी दृष्टि। और यदि फार्मा क्षेत्र की यदि बात करें तो भारतीय फार्मा क्षेत्र अभी जो मॉडर्न डे में हम बात करते हैं, आई रिप्रेजेंट टू मॉडर्न फार्मास्यूटिकल साइंसेस, लेकिन वास्तव में भारत का ये फार्मास्यूटिकल उद्योग नहीं है। हमारा धरोहर तो आयुर्वेद है। तो मैं बहुत दिन तक फार्मेसी में नौकरी करने के बाद में अपने आप को एलिजिबल बना रहा हूँ कि मैं एक आयुर्वेद का विद्यार्थी बन सकूँ। लेकिन एक अच्छे शोधकर्ता में कौन कौन से गुण होने चाहिए, या वैज्ञानिक के अंदर देखा जाए? मैं उदाहरण से आपको बताता हूँ। जीवक एक आपने शायद नाम सुना होगा, जो नालंदा से उनने आयुर्वेदा की शिक्षा ली थी, और वो तथागत के व्यक्तिगत फिजिशियन भी थे, और वो अपने आप में एक ऐसे वैद्य थे जो दो राजघरानों के साथ में एक साथ वो थे, वैद्य थे। उनका एक छोटा सा उदाहरण था कि उनने अपनी पूरी 1 साल की शिक्षा नालंदा में ली, और नालंदा में रहने के बाद में उनके जो गुरु थे उन्हें भेज दिया कि पास वाले जंगल में कि आपको जाके एक ऐसी वनस्पति लेके आना जिसमें औषधि गुण ना हो। सारे बच्चे चले गए, कुछ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कुछ 6 महीने में लौट गए। एक सिर झुकाए हुए जीवक जी 1 साल बाद लौटे और बोले शायद मैं एलिजिबल नहीं हूँ इस डिग्री के लिए। तो उनके मेंटर ने बताया कि यू आर द ओनली कैंडिडेट हु इज एलिजिबल फॉर दिस डिग्री विद द फ्लाइंग कलर्स। और उस समय उन्होंने लिखा, अमंतरम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलोन औषधम अयोग्य पुरुषो नास्तो युजकस्तत्र दुर्लभ। कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसका उपयोग आप मंत्र में ना कर सकें, कोई ऐसी वनस्पति नहीं है जिसका आप औषधि में उपयोग नहीं कर सकें। इसी तरह कोई पुरुष भी अयोग्य नहीं होता। आवश्यकता होती है ऐसे योग्य पुरुष की जो शब्द को मंत्र में, वनस्पति को औषधि में, और अयोग्य पुरुष का योग्यता अनुसार उपयोग कर सके। हमने लगातार अभी हम बात कर रहे थे, शोध में बहुत पेशेंस चाहिए होते हैं ना, वैज्ञानिक के तौर पे, पढ़ाई लिखाई के लिए भी। लेकिन ये मैम आपसे भी पूछूंगी और इसका उत्तर मैं आपसे भी लेना चाहूंगी। जब हम किसी को, छात्र की बात करें या हम अपने बच्चों की भी बात करें, तो हम उसको सफलता के लिए तैयार करते हैं, लेकिन हम कभी असफलताओं के लिए उनको तैयार नहीं करते, क्योंकि हम शायद एक डिनायल मोड में रहते कि ये आएगी ही नहीं, या हम उस बारे में सोचना नहीं चाहते, कि नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि शोध के में जिसमें सबसे ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है, उसमें अगर किसी को लगातार असफलता मिलती है और वो छोड़ने के बारे में सोचे या डिप्रेशन के बारे में सोचे, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो एक विकृति है, ये जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली की एक विकृति है कि जिसमें हम केवल पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं। सभी लोग विज्ञान से जुड़े हैं, हजारों रिसर्च पेपर्स आते हैं, ऐसा एक भी रिसर्च पेपर नहीं आता जो नेगेटिव रिजल्ट हाईलाइट करता हो। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था, और हमारी ये वैदिक परंपरा भी रही है, कि आइडिएशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिसर्च। तो हम बहुत काम तो करते हैं, लेकिन हमने आइडिएशन पे काम करना बंद कर दिया। हमारी ऐसी ऋषि परंपरा रही है कि सोते समय कहते थे कि सिर के यहाँ पे हमें एक कागज और एक कलम रखना है, कब कौन सा विचार आए हम उसको रेखांकित करना है। तो जब भी आप रिसर्च के क्षेत्र में जाते हैं तो सबसे पहले आपको विचार आना शुरू होना चाहिए, और उसके बाद में यू शुड हैव दिस मच डेयर टू रिस्पेक्ट योर ओन आइडिया
and you have this much of courage to translate your idea into reality. That is the process of research. एजुकेशन सिस्टम के ऊपर सवाल उठाया है शैलेंद्र जी ने, इससे बेहतर आंसर कौन दे सकता है? इसका उत्तर अगर आपसे मैं पूछूं। मैं NEP के पहले का बोल रहा हूँ। जी जी, देखिए आज क्या हो गया है कि हर चीज़ इमरजेंसी और हर चीज़ कंपलसरी बन गई है। लाइफ में सब कुछ तात्कालिक और अनिवार्य नहीं हो सकता, हमें फिल्टर करना आना चाहिए। अगर हम फिल्टर नहीं कर रहे हैं तो ही हम प्रेशर में हैं कि हम फेल ना हो। और ये एक कॉम्पिटिटिव युग की तरह हमने अपने आप के ऊपर प्रेशर डाल दिया है। इस हद तक कंपटीशन गया है कि आप अभी अपने डीपी पे एक पिक्चर पोस्ट करते हैं और उसमें कितने लाइक हैं, कितने लोगों ने उसको देखा, कितने व्यूज़ हैं, कोई ऑनलाइन है आपको जवाब नहीं दिया, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ये मैं बात सिर्फ युवा की नहीं कर रही हूँ, ये पूरे समाज की कर रही हूँ। यानी और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कह रहे हैं वॉल। ट्विटर की वॉल, फेसबुक की वॉल, व्हाट्सएप की वॉल। लिख तो आप दीवारों पे रहे हैं, जवाब आपको इंसानों से चाहिए। तो आप इस वॉल से बाहर आइए। जब आप ह्यूमन बनेंगे तब आपको ये समझ आएगा कि असफलता कुछ होता नहीं है, हर एक में से कुछ सीखने का आगे का रास्ता निकलता है। तो असफलता हमारा एक पड़ाव नहीं है। अभी हम लोग विकसित भारत की बात कर रहे हैं। 2047 विकसित भारत कोई मंगल ग्रह नहीं है कि हम यान लेके अभी निकले और उस दिन वहां पहुंच जाएंगे। उसके लिए बनाना पड़ेगा, एक रास्ता क्रिएट करना पड़ेगा। और रास्ता क्रिएट करते करते कभी आप पगडंडी में भी घुसेंगे, कभी कच्ची सड़क पे भी जाएंगे, कभी बैलगाड़ियों में भी जाएंगे। आपको अपनी रफ्तार मॉड्यूलेट करनी पड़ेगी। ये जो कैलिब्रेशन है, इसमें असफलता जैसा शब्द नहीं होना चाहिए। इसमें कभी रफ्तार धीमी है, कभी तेज है। तो हम शायद एनईपी हमको एक रास्ता दिखा रही है कि अब कुछ भी व्यर्थ नहीं है। अगर आपने एक डिग्री पूरी नहीं ली तो भी अभी तक जो किया है वो भी आपके एकेडमिक बैंक में जमा हो जाएगा। आपने एक छोटा सा कोर्स भी किया है, उसको भी हम एक तरह की प्रमाणिकता दे रहे हैं और आपका वो कोई प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। इससे शायद आज बच्चे से ज़्यादा माता पिता दबाव में हैं। वो जो एक पीयर ग्रुप कंपटीशन चल रहा है, मेरे फ्रेंड के बच्चे ने इतना लिया, मैं क्या बताऊं, तो वहाँ से बाहर आने में हमें थोड़ी सहायता मिली। आपको लगता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में खास तौर से इन चीज़ों से निपटने के लिए कुछ अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए एजुकेशन सिस्टम के तहत? बिल्कुल, मुझे लगता है कि शिक्षार्थियों से ज़्यादा माता पिता से संवाद की आवश्यकता है। क्योंकि हम असफलता की बात कर लिए तो सफलता की भी बात कर रहे हैं। भारत को अगर हम देखा तो दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है एक सफल इंडस्ट्री के तौर पे। पूरे विश्व में भारत को अपना ये नेतृत्व बनाए रखने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना है और क्या आवश्यकताएं हैं? ये बिल्कुल सच है कि पूरे विश्व ने हमारे लिए फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन इसका ग्रे एरिया भी है। और थैंक्स टू पैंडेमिक कि हम पैंडेमिक में हमें बहुत चीज़ें समझ में आई। जब हमें बताया गया कि मैकेंजी जैसी एजेंसीज हैं जो सर्वे करती हैं, उन्होंने फ्यूचरिस्टिक उनके ओपिनियंस होते हैं। उन्होंने बोला कि इंडिया इज़ द प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल टूरिज्म। और पता चला कि छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद। और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं, पहले डराएंगे फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं, याद रहे। यूपीआई सेफ है। यदि आपको भी कोई ही है तो ये हम इस पैंडेमिक में समझ पाए। यदि हम 180 देशों को यदि दवा बेच रहे हैं, लेकिन उनका जो रॉ मटेरियल है, जो अपना की स्टार्टिंग मटेरियल है, बल्क ड्रग है, इसकी डिपेंडेंस हमें चाइना जैसी कंट्रीज पे ज़्यादा है। और क्यों है उन पर? बस सामर्थ्य हमारे पास में है, लेकिन उस प्राइस वार में हम पीछे हट गए। तो इन सारी चीज़ों को बहुत समय रहते ड्यूरिंग पैंडेमिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 बहुत अच्छी स्कीम लेके आए। उनका नाम था PLI इन बल्क ड्रग्स एंड PLI इन मेडिकल डिवाइसेस। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, आप जो बना रहे हैं उससे ज़्यादा बनाएंगे, आपको इंसेंटिव देंगे। और आपको सरप्राइज होगा कि 70%
हम बल्क ड्रग्स विदेशों से मंगाते थे। हम कभी भी एक फार्मास्यूटिकल टेररिज्म के शिकार हो सकते थे। 90% से ज़्यादा मेडिकल डिवाइसेस हम विदेशों से मंगाते हैं, लेकिन बहुत समय रहते शासन ने ये काम किया और हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बने रहेंगे। लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक और जिम्मेदारी ली है कि हम फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी बन के दिखाएंगे वर्ल्ड की, जहां पर हम अपने इंजीनियर ड्रग, अपनी खुद की खोजों को मार्केट में लाना शुरू करेंगे और हम सम्मान और ज़्यादा पा पाएंगे। और वैल्यू चेन में भी हम, यदि ये प्रोडक्शन में थर्ड है, तो कम से कम दूसरे तीसरे पायदान पर हम पैसे के उसमें वैल्यू में भी रहें। आपने केंद्रीय नेतृत्व की बात की है, तो डायपर को रसायन और एवं उर्वरक मंत्रालय से काफी वित्तीय सहायता मिलती है। ऐसे में जब हम बात करते हैं कि विश्व में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, आपको लगता है कि इस तरह की सरकारी सहायताएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं? बिल्कुल सच बोला आपने, क्योंकि मेडिकल डिवाइसेस में हमने बताया कि जो हाई एंड है उसमें तो 98% हम बाहर से मंगाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पास में टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स भी नहीं है। तो बहुत समय रहते डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने 7 नाइपर्स को 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की अनुमति दी, और वो 7 जो एरिया हैं बहुत एक कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, और उसमें जो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है, नाइपर अहमदाबाद को उन्होंने 110 करोड़ रुपए दिए हैं, जहां पर हम मेडिकल डिवाइस पर शोध करेंगे, टेस्टिंग करेंगे और इंडस्ट्री को मैन पावर उपलब्ध कराएंगे। हैदराबाद नाइपर भी मैं अभी देख रहा हूं, तो उसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बल्क ड्रग्स बनाया है, जो इंडस्ट्री की परेशानियां हम दूर करके और उनको सॉल्यूशन देंगे। तो वास्तव में ये पूरे फार्मास्यूटिकल जगत ने इसका बहुत स्वागत किया है, और आने वाले दिनों में हमें परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे इसमें। हम बात कर रहे थे आने वाले दिनों की, और अभी नीजा मैम से मैंने एआई पे बात की थी, तो हमने छात्रों के भविष्य को लेके कि एआई का क्या योगदान रहेगा। अगर हम शोध और अनुसंधान में देखें, तो आपको लगता है कि एआई की क्या भूमिका रहने वाली है शोध और अनुसंधान में? हमेशा नई टेक्नोलॉजी हेल्प करती है, लेकिन यहाँ पर एक जो अभी पिछले दिनों में जो बात हुई है कि हमें इंडिक एआई चाहिए। अभी हम जो भी डाटा देखते हैं, जो डाटा सेट अवेलेबल है, दैट इज अ बेस्ट इन ओरिजिन। आप कहीं भी देखिए कि हमें कोई यदि मलेरिया में हमें ड्रग खोजना है, तो उसमें आपको मिलेगा कि मॉडर्न आपके मेडिसिन मिल जाएंगी, लेकिन वहाँ पे कोई आयुर्वेदिक सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा एआई से? क्योंकि वो डाटा को हमने अवेलेबल नहीं कराया। 29 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुर्वेद दिवस पर यह कहा था कि आप पास जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट है, जितनी तरह की मैन्युस्क्रिप्ट है, रफली 5 करोड़ से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट है, सबसे पहले उसको डिजिटाइजेशन कर दो, उसके बाद में क्लासिफिकेशन। तो ये एक मील का पत्थर होने वाला है, और एआई का जिस फॉर्म अभी अवेलेबल है उसको हम बेस्ट यूज करके परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन साथ ही हम इंडिया भारत डाटा के बेसिस पे भी हम नए प्रेडिक्शंस लेके अपने गौरवशाली अतीत को पुनः मुख्य धारा में लेके आएंगे। मुख्य धारा में लाने के लिए एक होता है निश्चितता होनी चाहिए, एक सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। अगर हम वैज्ञानिक बनने का जो लोग छात्र सपना देखते हैं, उनके अगर भविष्य को देखा जाए तो अनुसंधान के क्षेत्र में अनिश्चितताएं बहुत हैं, तो ऐसे शोधकर्ताओं के लिए आप क्या कहेंगे? मैं अतीत की बात कर रहा हूं, तो वास्तव में हमारे अतीत के जो संस्कृति, महान संस्कृति है, उस पर शोध की आवश्यकता नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि ये आयुर्वेद मेंशन है, इसको हम प्रूव करते हैं। बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ये टाइम टेस्टेड है। आप कल सुबह जाइए और उसको उपयोग करना शुरू करिए। आवश्यकता है डाटा जनरेट करने की। हमारे लिए यह बताया गया कि आयुर्वेद एक मैजिक है। 1952 में हम एक एक्ट भी लेके आए, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, और यह प्रिवेंट करता है कि हम क्लेम नहीं कर सकते। यह एक्ट बहुत अप्रोप्रिएट है फॉर मॉडर्न साइंसेस के लिए, बट नॉट फॉर आयुर्वेदा, क्योंकि दो एक अलग अलग चश्मे की बात है। आयुर्वेदा बात करती है, उनकी जो परिभाषा है, स्वास्थ्य की परिभाषा है, समदोषः समाग्निश्य समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थिति विधीये थे। ये कंप्लीट बैलेंस और मन, आत्मा और इंद्रियों का प्रसन्नता। WHO ने डेफिनेशन ली कि मियरली डिसीज फ्री बॉडी इज नॉट द हेल्थ। वो उनने मन, आत्मा, इंद्रियों को इसलिए जोड़ा, उनके पास में कोई बैरोमीटर नहीं है नापने का। तो इसके लिए आवश्यकता है कि सबसे पहले हम आत्मगौरव का भाव जागृत करें,
हम आयुर्वेदा को आयुर्वेदा के चश्मे से देखें, एलोपैथी को एलोपैथी के चश्मे से देखें। एलोपैथी जब ट्रीट करती है वो सिम्टम्स को ट्रीट करती है और आयुर्वेदा निदान देती है। हमें नैरेटिव बताया गया कि तुरंत कोई यदि घटना होती तो उसके लिए आयुर्वेद हेल्प नहीं करता। वहां पर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है आयुर्वेद, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशन्नम चा, कि आपको हम स्वास्थ्य भी रखेंगे और आने वाली बीमारी से भी आपकी रक्षा करेंगे। पर एक ये कह सकते हैं कि विरोधाभास दो चलता ही रहता है। कोई कहता है एलोपैथी हम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, हम आयुर्वेद में विश्वास रखते हैं, वो एलोपैथी की तरफ जाना ही नहीं चाहते। दूसरी तरफ एक वर्ग है वो कहता है कि एलोपैथी ही इलाज है, आयुर्वेद पे विश्वास नहीं है। ये सामंजस्य जो है ना, अगर एक आम नागरिक या व्यक्ति के तौर पर देखा जाए तो उसे किस दिशा में जाना चाहिए? क्या कुछ विशेष बीमारियां हैं कि जिसके लिए एलोपैथी ठीक है, या विशेष बीमारियों के आयुर्वेद ठीक है? दोनों पद्धतियों की अपनी सीमाएं हैं, दोनों पद्धतियों की सीमाएं हैं और दोनों का हमें सम्मान करके मानव कल्याण में उपयोग में लेना चाहिए। ये हमारा टेक है इसमें। किसी आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए हम कोई दूसरी थेरेपी को डाउन करें, ये आवश्यक नहीं है। और आपका और हमारा जो किचन होता है वहाँ 17 मेडिसिन ऑलरेडी आप यूज करते हैं। हाउ यू कैन क्रिटिसाइज कि आयुर्वेदा इज नॉट अ मेडिसिन सिस्टम? हम जब जो लड़ाई है नैरेटिव की ये है कि जब हम बच्चों के पास अमेरिका जाते हैं, कफ होने के कारण से हमें कहा जाता है कि आप एलोवेरा का जूस ले लो, और जब हम इंडिया में आते तो हमसे कहते हैं घृत कुमारी खा लो, तो हम नहीं खाते। तो ये जो माइंड सेट है, द आयुर्वेदा एंड इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड इंडियन एथनिक नॉलेज इज विक्टिम ऑफ नैरेटिव फिक्स्ड बाय द वेस्ट। मैं बीच में घुस रहा हूँ। दरअसल मैं आप दोनों की बातों को सुनने के बाद रोक नहीं पाया, तो लिहाजा तृप्ति और साथ ही आग्रह है कि अगर जो यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं, खासकर दो ऐसे लुमिनरीज से आप लोगों को बात करनी चाहिए। मतलब सराफ साहब को लेकर एक कोट मेरे मन में आया कि ही स्टडीड पिल्स बट प्रेस्क्राइब्स पेशेंस। मतलब ये कॉन्ट्राडिक्टरी में आई एम नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड कि आप एक फार्मा के आदमी होकर इतने एंड यू आर टॉकिंग एंड यू आर प्रॉब्ली एडवोकेटिंग अबाउट द आयुर्वेदा। ये आपको बैन नहीं किया लोगों ने? आपको भी अधिकार है, आप भी बैन कर सकते हैं यदि आपको अपना भला नहीं चाहिए, आपको स्वतंत्रता है। नहीं, मतलब मेरा तो आपसे पूछने का है कि अनुभव कैसा रहा? लोगों ने कहा मेरा खुद का अनुभव ऐसा था, जब मैं पीएचडी में आया तो मैंने अपने पीएचडी का टॉपिक रखा स्टडीज ऑन सम आयुर्वेदिक प्लांट्स यूजफुल इन लिवर अफेक्शंस। हमारी थीसिस का टॉपिक 3 महीने तक अप्रूव नहीं हुआ और किसी ने रिजेक्ट भी नहीं किया। फिर हमें सलाह दी गई कि आयुर्वेद वर्ड को हटा दो। जब मैंने उसको इंडियन सिस्टम से रिप्लेस किया, उसको अप्रूव कर दिया गया। तो ये जो नैरेटिव चल रही है, लेकिन हम लोग अब खासकर पेंडेमिक में भी पूरे वर्ल्ड ने आयुर्वेदा की जो कह सकते हैं उसकी जो सक्षमता को स्वीकारा है। हम अभी केवल वेस्ट की तरफ देख रहे हैं कि जब वेस्ट अपना लेगा हम भी अपना लेंगे। मैं एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगी। हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट है द्विकार, डिपार्टमेंट ऑफ वैलिडेशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम्स एंड रिसर्च। अभी हम लोगों ने उसमें बड़ी पाथ ब्रेकिंग एक रिसर्च की है। वेद कहते हैं शरीर के चेतना के 12 स्तर होते हैं। तो कोई कोमा डेड है, कोई ब्रेन डेड है, कोई अनकॉन्शियस है। तो हमने जो भी सिस्टम इवॉल्व किया है वो ये देखेगा कि 12 में से कहाँ तक चेतना नहीं है और कहाँ से हम रिवाइव कर सकते हैं। तो ये एक एमलगेशन पॉइंट है, मिक्सिंग पॉइंट है। उसके बाद न्यूरोसर्जन्स, न्यूरोलॉजिस्ट, उनका काम आता है। तो ये एक लैब ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। विद इन 1 मंथ हम उसका कर्टेन रेजन करने जा रहे हैं। आवश्यकता इसकी है कि हम ये बाइनरीज हटाएं। हम अपने ओनरशिप को बहुत जिद की तरह ना लेके बैठें, बल्कि जो हमारा मूल कल्याण है, सर्वे भवन्तु सुखिना, उस पर चले और उसमें फिर सबकी तरफ से जो बेस्ट है उसको मिक्स करके भारत इसी के लिए विश्व गुरु कहा गया। वैसे एक सवाल और भी आपसे नीरजा जी, मतलब आप लोगों को देखकर एक उम्मीद जग रही है कि 22 किताबें, 60 पेपर, कुछ 9 लैंग्वेजेस आप जानती हैं, और आपने अब इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन की बात करी है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, और खासकर जो यूथ है, जनरेशन है, उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? इतनी भाषाएं भी आप जानती हैं, जब मन करता है तो डांटती किस में, रशियन में या फिर ग्रीक में? डिपेंड करता है कि जिसने गलती की वो किस रूप में सामने आया है।
नहीं, ऐसा नहीं है। उद्वेग में हमेशा मातृभाषा ही सामने आती है और वही प्रेम और डांट दोनों में चलती है। तृप्ति आप मैं छात्रों से अगर उनका कोई प्रश्न है जी। देखिए, हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर आप सवाल पूछना चाहें तो। अब माइक ऑन कर दें आप पूरा। नमस्ते सभी को। मैं गुजरात यूनिवर्सिटी से हूँ। मेरा नाम आदित्य सिंह भदौरिया है। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा क्वेश्चन नीरजा मैम को ये रहेगा कि मैम, जैसे कि वेस्ट में इतना अच्छा एआई का जो कल्चर शुरू हुआ है स्टार्टअप्स का, वो यहाँ पे रेप्लिकेट करने के लिए एज ए यूनिवर्सिटी लेवल पर उसको कैसे रेप्लिकेट किया जा सकता है कि बच्चे अपना जो एआई मॉडल है या डेटा है वो ट्रेन करें, और वो प्रोसेस कितना इजी, मतलब कैसे किया जा सकता है? क्योंकि ये सब चीज़ें सुनने में काफ़ी फैंसी लगती है कि एआई नया आ चुका है, हर 2 दिन में अपग्रेड हो रहा है, लेकिन एज ए इम्प्लीमेंट करने के लिए इसे कैसे ईजी बनाया जा सके प्रोसेस को, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए ये एक अभी नया विभाग है, इसलिए अभी पूरे विभाग आए नहीं हैं, बट डेफिनेटली एआई का जो अपना विभाग है वहीं से मेंटरिंग करके उसको स्टार्टअप वाले विभाग से कनेक्ट करना है। उस काम शुरू भी हुआ है, कुछ हैकाथॉन हुए भी हैं, और उन हैकाथॉन में उपस्थिति ज़्यादा बढ़े तो ही इसकी बात आगे तक जाती है। और कोई है? हाँ पूछिए, आपकी आवाज आ रही है। नमस्ते मैम, आई एम अनिशी। मैं गुजरात यूनिवर्सिटी से हूँ और मेरा क्वेश्चन है कि कभी कभी बच्चों को, मतलब छात्रों और छात्राओं को कभी कभी इंटर्नशिप नहीं मिलती। मतलब कभी हो जाता है कि इंटर्नशिप की प्रभाव, मतलब बोलते हैं ना कि प्रेशराइज हो जाते हैं कभी कभी वो, तो आगे जाके जब इंटर्नशिप करने जाते हैं तब उनको कभी उनके कौशल, मतलब विकास पे दबाव पड़ता है, तो उनमें हम क्या कर सकते हैं? जी, इस बात का उत्तर 2 तरह से देना चाहूँगी। एक तो हमने नीति आयोग को भी हमारा अभी एक कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप इंडस्ट्री के लिए कंपलसरी कर दीजिए कि उनको यूनिवर्सिटी से या विश्वविद्यालयों से, कॉलेजेस से इंटर्न रखने आवश्यक हैं। जैसे CSR आवश्यक है, ऐसे ही इंडस्ट्री को इंटर्न्स रखने आवश्यक हैं। पेड या नॉन पेड उसकी कोई बात नहीं है, तो हर बच्चे को मौका मिलेगा। दूसरी बात, कई बार हम ये सोचते हैं इंडस्ट्री माने कोई कॉरपोरेट ही होगा, कोई बड़ा दफ्तर है, कोई बड़ा ऑफिस है, कोई बड़ी बिल्डिंग है। वो नहीं है। जहाँ से भी हमें व्यावसायिक ट्रेनिंग मिल सके, हमारे बराबर वाला घर भी हो सकता है, पास की दुकान भी हो सकती है, हमारे इंडिजिनस प्रोफेशंस भी हो सकते हैं। तो अब ये जब ये मैसेज जाना शुरू हुआ है कि इंडस्ट्री यानी खाली दफ्तर नहीं, ऑफिसेज नहीं, तब से शायद थोड़ा माहौल और भी ज़्यादा बदलेगा। फिर ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर थोड़ा डाई आउट होगा। और जी। Good afternoon, ma'am. My name is Neha and I'm from Gujarat Technological University. My question is that being a woman, how can you manage your professional or political life and personal life? Whether I am a man or a woman, for me, house, my home is the first priority. If I keep this in mind and the rest of the things I have to work because I am trained to do that, then I don't think I'm battling between being a housewife or a professional wife. Ma'am, one more question. What are your thoughts on current education system? Is AI reducing the human intelligence? As AI itself has artificial can never be real. Yes, We are ma'am. just treating it to be the real. Yes, So the moment we understand this, then we limit the limits. We fix up the limits. The moment we fix up the limits, then we realize that only up to here artificial intelligence can be of my age.
Otherwise, beyond this, I have to work on the human intelligence. And I don't call it human intelligence, I call it Rishi intelligence. Because ultimately that intelligence we have inherited from our age-old continued civilization. So you are right, the confusion is big. हम सोचते हैं सब कुछ AI सॉल्व कर देगा और कर भी रहा है. आपका काम हो जाता है, स्टूडेंट लेवल का काम हो रहा है, लेकिन एजुकेशन लेवल का काम नहीं हो रहा है. उसके लिए हमारे जो मॉड्यूल्स हैं, जैसा अभी सर ने भी बोला कि हमारे यहाँ का डाटा आना चाहिए सर्वर पे. हम पहले भी यही बात कर रहे थे कि हम डाटा नहीं दे रहे हैं, तो हम पश्चिम के डाटा से ही कर रहे हैं, वो लिमिट ही हो जाएगा बिकॉज हमारे एनवायरनमेंट से बाहर चला जाएगा. तो ये मेहनत हम रिसर्चर्स को मिलके करनी होगी कि हमारे अपना AI तैयार हो जो हमारे परिवेश में हमारे लोगों का की हेल्प कर सके. Okay, ma'am. Thank you. उसके बाद एक सवाल मेरा शराफ साहब से भी होगा. नमस्ते मैडम. नमस्ते सर, शैलेंद्र सर. आपने अभी बोला कि रिस्पेक्ट योर ओन आइडियाज एंड कन्वर्ट इट इनटू रियलिटी. उसी के बेसिस पे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मैडम को कि यूनिवर्सिटीज़ को क्या है, बच्चे के पास बहुत टाइम होता है, पढ़ाई करता है तो उसके पास टाइम बहुत होता है, तो उसकी क्रिएटिविटी का यूज़ होना चाहिए. आप छोटे छोटे काम यूनिवर्सिटी में डाल सकते हैं. जैसे बच्चों को एक यूनिवर्सिटी का कैंपस है, एक रेस्टोरेंट चलाइए और बच्चे को काम कराइए थोड़ा बहुत अपने पार्ट टाइम के हिसाब से, सभी को बारी बारी से. तो इंडस्ट्री से उनका थोड़ा बहुत कुछ प्रूफ रीडिंग का कराइए, थोड़ा एक सोशल मीडिया साइट चलाइए जिसमें वो अपने क्रिएटिव आइडियाज डाल सके. ऐसा कुछ मतलब इंडस्ट्रियल रखिए, उसको उद्यमी बनाते रहिए. ये क्या होता है, ये कोर्स होता है, फिर मार्कशीट होती है, वो सही है, वो अपने जगह 60-70% अपना काम कर ही देता है. बच्चे को बड़ा बनता है, वो पढ़ता भी है. पर जैसे अपने गुरुकुल होते थे तो उसमें क्या होता था कि बच्चे को सब करना होता है. उसको जंगल में भी जाना है, उसको लकड़ी भी लाना है, उसको खाना भी बनाना है, तो वो पूरा एक तैयार होके निकलता था. अभी यूनिवर्सिटी से जो निकलते हैं ना, वो तैयार होके नहीं निकल रहे, वो जॉब ढूंढता है. उसको स्टार्टअप के लिए तैयार कीजिए, ऐसा मेरा सुझाव है. थैंक यू. मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ इसलिए ये तो नहीं कहूँगी मीडिया से डर लगता है. आपका सीधे ये सुझाव फॉलो करने में आपको ये जान के खुशी होगी कि इसी साल हमने 20 डुअल डिग्री प्रोग्राम यही सोच के रोल आउट कर दिए हैं ऑलरेडी. जो बच्चा BA BCom BSc BBA BCA कर रहा है वो सुबह के खाली 2.5-3 घंटे ही पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद पूरा दिन उसका फ्री है. तो वो दूसरा जो पूरा है उसमें वो एक और डिग्री ले सकता है, और वो सारी डिग्री वोकेशनल हमने दी हैं जिसमें AI है, एविएशन है, जर्नलिज्म है, ऐसी बहुत सारी, पोर्ट मैनेजमेंट है, मैरीन मैनेजमेंट है, फिनटेक है, सिनेमेटोग्राफी है, फोटोग्राफी है, योगा मैनेजमेंट एंड साइंस, ऐसी 20 डिग्रीज इस साल से हम अपने बच्चों को ऑफर कर रहे हैं डुअल डिग्री प्रोग्राम में, जो नॉर्मल डिग्री के साथ वो 3 साल में ये डिग्री लेकर भी प्रोफेशनली क्वालिफाई होके अपनी रुचि के हिसाब से आगे निकल सकते हैं. सत्र की समाप्ति की ओर हैं हम. एक सवाल हितेश जी का भी है, उसके बाद हम इस सत्र का समापन करेंगे. एक सवाल मेरा भी है शराफ साहब से के लिए. जी आप पहले पूछना चाहेंगे? शरण जी, मैं एक प्रश्न मेरे मन में आता है, अभी किसी रिसर्च का पढ़ रहा था कि जापानी लोग ज्यादा स्वस्थ क्यों हैं. इससे पहले इकिगाई पर एक बहुत चर्चित पुस्तक भी आई, उसमें बताया उनकी खान पान की आदतें, उसमें पोषण और कितना खाना, इसकी बात जब आती है तो जब जापान की बात हो, अमेरिका की बात हो, अन्य विकसित देशों की बात हो तो एक अलग चश्मे से देखा जाता है. परंतु भारत में जब कहते हैं तो नीम हकीम की बात भी आती है, क्वैक्स के जैसे शब्द भी आते हैं. जब वो कहते हैं कि आंख त्रिफला दांतन नौन पेट के भरिए तीन ही कौन, मतलब आंख के लिए त्रिफला, दांतों के लिए लवण और भोजन केवल 4 में से 3 हिस्से भरे पेट के, इतना खाना चाहिए. जब ये कहते हैं तो अपने घर में लगता है कि ये शायद पिछड़ेपन की बात कर रहे हैं, कंजर्वेटिव बात कर रहे हैं. दूसरी इससे जुड़ी हुई बात है, जब आप फार्मा सेक्टर में जाते हैं तो सबसे बड़ी विसंगति दिखाई देती है कि
भारतीय पद्धतियों को अल्टरनेट थेरेपी कहते हैं। जो मूल है उसे वैकल्पिक बताया जाता है। तो इस विसंगति को आप कैसे देखते हैं और क्या इसके कारण आपको लड़ना पड़ा, एक तंत्र और प्रचार तंत्र से लड़ना पड़ा, और आज यूथ से आपका आह्वान क्या है? मैंने अपना खुद का स्वयं का उदाहरण दिया था कि हमारे लिए आयुर्वेद का शब्द उपयोग करना वर्जित हुआ था, और मैं पहले भी बोला था कि ये पूरा का पूरा हमारा जो स्वास्थ्य जो हमारा परंपरा है ये एक नैरेटिव का शिकार रही है। एक साउथ अफ्रीका में एक कहावत होती है कि जब तक शेर अपनी कथा खुद नहीं लिखेगा तब तक इतिहास हमेशा शिकारी को गौरवान्वित करती रहेगी। तो ये अब समय है कि हम अपने कथानक खुद लिखना शुरू करें। अब उस कथानक लिखने के लिए बहुत आपको सिस्टमेटिक कोई उपन्यास नहीं लिखना है, हमें केवल ये करना है कि अपने छोटे छोटे से जो सक्सेस स्टोरी को है उसको हम लोग आपस में सर्कुलेट करें। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, तो ये एक ब्यूटी है आयुर्वेदा की। जैसा माघ और भट्टर कवि का है कि यहाँ पर पूरे की पूरी जो अपनी पर्यावरण है, यहाँ पर कृषि प्रधान देश ऐसा है कि लोकल के लोग उनको एक तरह तरह के माइलस्टोन्स बता देते हैं कि इस बार कितनी बारिश आने वाली है, आप कितना कोशिश करिए। इसी तरह से आयुर्वेदा में है। तो ये एक एग्जाम्पल है स्पेशलाइज्ड नॉलेज को जर्नलाइज नॉलेज में करने के लिए, कि हम स्पेशलाइज्ड नॉलेज हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए उस स्पेशलाइज्ड नॉलेज को हम जर्नलाइज कर देते हैं। वो कहते हैं क्वार करेला कातक दही मरहो न तो पर हो सही, ये बुंदेलखंड में कहते हैं कि यदि आप क्वार में करेला खाएंगे, कार्तिक में दही खाएंगे और इसके बाद इस ये फॉलो करते हैं तो आप बीमार तो पड़ो, मरोगे तो बीमार पड़ जाओगे। कुछ यार्ड स्टिक्स बताते हैं, बुजुर्ग बोलते हैं, पैर गरम पेट नरम से ठंडा फिर आए बैत तुम्हारो डंडा, मतलब यू आर हैप्पी एंड दिस इज डेफिनेशन ऑफ द आयुर्वेदा। If everything is in balance, then you are healthy. तो ये जो है एक नैरेटिव से हमें बार बार हम कहते हैं जब भी कि हमें आत्मगौरव का भाव जागृत करना चाहिए, और अल्टरनेट मेडिसिन इसको लोग बोलते रहे हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली अब हमारे पास तो खुद का आयुष विभाग है, आयुर्वेदा मुख्य धारा में है, और आयुर्वेदा में भी शोध शुरू हो रहे हैं। और सबसे आवश्यक जो चीज थी कि हमारे पास में अपने क्लेम्स को सब्सटेंशिएट करने के लिए न्यूमेरिकल डाटा नहीं था, उस पर आयुष ने काम करना शुरू कर दिया है। वो कहते WHO ने बोला जब आयुर्वेद को 1970 में रिकॉग्नाइज किया कि आयुर्वेद भी साइंस है, लेकिन उन्होंने बोला उसमें कि डेफिनेशन दी कि यदि somebody is using a formulation which is prepared following the text of the classic method, classic books, it must be considered of standard, और कोई टेस्ट उसमें करवाना आवश्यक नहीं है। ठीक हो गया, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड बोलता है कि आप हमें ये कैसे प्रूव करोगे कि आपने स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो की है। तो आप जो भी क्लेम कर रहे हैं, इसके लिए आज की समय में आवश्यकता है कि हम कुछ डाटा जनरेट कर लें, और इस पर बहुत लार्ज स्केल पर काम शुरू हो गया है। हम कम से कम अपने आप में कन्विंस्ड है कि हम अपने जीवन काल में आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा स्थान देख पाएंगे। एक छोटी सी बात मैं जरूर कहूंगी, स्वास्थ्य की डेफिनेशन हमें ज़रूर निश्चित करनी पड़ेगी सर। हम जापान की तरफ देख रहे हैं या और देश हैं, वहाँ व्यक्ति तो स्वस्थ है मगर देश मर रहा है। आप देखिए बच्चे हो ही नहीं रहे हैं, उनकी जो युवा वो इस समय जो जेनरिक आयु है जापान की वो 78 ईयर्स है, जो हमारी 35 वर्ष है, जापान की 78 साल है। यानी वहाँ घरों में बच्चे ही नहीं है, तो उनका मानसिक स्वास्थ्य इसका मतलब बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ है। तो देश जितने मरते जा रहे हैं, चीन बूढ़ा होता जा रहा है, जापान बूढ़ा गया है, इंडोनेशिया में किचन ख़त्म हो गई हैं, थाईलैंड में आपको वेट किचन्स नहीं मिलती हैं, तो फिर होटल और घर में फ़र्क ही क्या रहा, एक किचन ही है जो घर को घर बनाती है। तो ये जो स्वास्थ्य है इसका भी हमको नैरेटिव सेट करना पड़ेगा, उस क्वांटम में हम बहुत आगे हैं। स्वास्थ्य का जो जापान का भी आपने उल्लेख किया ना, तो लोग बताते हैं उनका हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत है, बहुत अच्छा है, और पूरे विश्व में आयुर्वेदा की जो डेफिनेशन है वो अडॉप्ट अब की जा रही है। समदोष समाग्निश्य समधातु बल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ।
मतलब आपका आत्मा, इंद्रिय, मन प्रसन्न होंगे। दिस इज हैप्पीनेस इंडेक्स। एक जमाने में बताते थे कि जापान में हैप्पीनेस इंडेक्स ज्यादा होता था, लेकिन आयुर्वेदा की एक और अलग से एक वो है पूरा रसायन शास्त्र है, जिसमें वो ये भी बताते हैं कि समय समय पर बहु प्रजाएं थे, हमें ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं, और लघु प्रजाएं थे। तो ये एक जो आयुर्वेदा की यदि कोई आज पढ़ेगा तो कल मैस्मराइज होगा। जो भी चीज आप सोच सकते हैं वह आयुर्वेदा में है, अकेला समझने की और फॉलो करने की आवश्यकता है। तो जापान वाले लोग आयुर्वेदा को आधा समझ गए। अब जब बहु प्रजाएं तो की उनकी जो पद्धति उनको फॉलो करना था नहीं कर रहा है, इसलिए देश बूढ़ा हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पर हमेशा बैलेंस रहा है, और हमारा तो इतना महान इतना देश है, इतने बहुत से देशों की पॉपुलेशन नहीं 60 करोड़ तो कुंभ में नहा के आ गए और किसी को इन्फेक्शन डिसीज नहीं हुई। एक सवाल जो मैं पूछ रहा था, जो कि हितेश ने पूछा, वो मेरा आपसे, जैसे एक कहावत मैंने पढ़ी थी कि मॉडर्न मेडिसिन फाइट्स डिजीज बट आयुर्वेदा नर्चर्स हेल्थ। यस, ये ठीक है, लेकिन मेरा सवाल डेटा और संभवतः अभी के आंकड़ों पर है। क्या कोविड के बाद, जैसे उस दौरान देखते थे कि टीका तो बाद में लगाएंगे लेकिन काढ़ा और पिएंगे या तमाम देसी इलाज करेंगे, गिलोय की वो गोलियां खाएंगे, क्या भारतीयों का भरोसा अपने आयुर्वेद में बढ़ा है? कुछ डेटा ऐसा शो करता है, रिएक्शंस आपको शो करते हैं, या अभी हम चाहिए वाले मोड में ही है? आयुर्वेदा का भरोसा विश्व में ज्यादा बढ़ा है, भारत में कम बढ़ा है। ये अच्छा। थोड़ा सा एक रेखांकित करने की एक बहुत आवश्यकता है। और विश्व में जो मॉडल पढ़ा रहे हैं कि आपातकाल में हमारा एक ऐसा देश था जिसने थाली भी बजाई और अपना वैक्सीन भी बनाया और 60 देशों को सप्लाई भी किया। सो दिस इज जो होलिस्टिक अप्रोच है ना, दिस इज द ब्यूटीफुल मॉडल जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट के प्रोफेसर हमसे डिस्कस कर रहे थे कि इसमें कुछ नहीं छोड़ा, कि जो संसाधन है थाली सबके घर में बजाओ। तो आप कहते हैं कि इस देश में आधे लोग राख खा के ठीक हो जाते हैं, तो दिस प्लेसिबो, यू हैव हीलिंग पावर्स। तो वो हीलिंग पावर साइकोलॉजिकल आपको ग्रो कर रहे हैं, साथ में हम दवा भी बना रहे हैं, साथ में हम उसको असिस्टेंस भी दे रहे हैं। और हमने उसी काल में इंडियन इंजीनियर्ड इंडिजिनस वैक्सीन ही बना के दिखा दी। तो हम कितना बड़ा प्लेटफॉर्म लेके चल रहे हैं। हमें गौरवान्वित होने के कारण है, लेकिन ये सक्सेस स्टोरी हम डिस्कस क्यों नहीं करते? प्रश्न यहाँ पर है। और आप लोगों का योगदान ज्यादा अपेक्षित है। इस तरह की सक्सेस स्टोरी को स्प्रेड करने में आप सबसे सक्षम व्यक्ति हैं। देखिए, हम तो सक्षम थे, तभी आपकी बात सुनकर ऊपर आ गए। हमारे अंदर तो नई ऊर्जा आ गई है। सेशन तो तृप्ति को करना था, लेकिन हमने कहा कि नहीं, मैं एक अंतिम प्रश्न ले लेते जी, आप पूछ लीजिए। नमस्कार नीरजा मैम, नमस्कार शैलेंद्र सर। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने हमें अपना कीमती समय दिया। देखिए, मेरा सवाल कॉन्टेस्ट ये है कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1 आया तो ब्रिटेन ने बेसिकली सारे दुनिया पे राज किया। फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 2 आया तो इलेक्ट्रिसिटी और ये सब आई तो यूएसए पावरफुल बना। इसी प्रकार इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 3, 4 और 5 आया। जो देश शोध करते हैं और जो ओरिजिनल शोध करते हैं वो दुनिया पे राज करते हैं। और एआई का भी मैं एआई के कॉन्टेस्ट में उदाहरण देना चाहूँगा कि अभी जितने भी डेवलपमेंट हुए एआई में सब यूएसए और यूके ने किया। और उन्होंने जैसे एएमडी है, निविडिया है, ओपन एआई है, इन्होंने बहुत पैसा बनाया। अभी क्या हुआ है कि डीपसीक आया और डीपसीक चाइना ने लॉन्च कर दिया। चाइना भी इनोवेशन कर रहा है, जापान भी इनोवेशन करते हैं, पर हमारा देश जो कि अगर आप हिस्ट्री देखें इसकी तो बहुत उन्नत हिस्ट्री है, पर कहीं ना कहीं ओरिजिनल रिसर्च मुझे मैं अपने लेवल पे बोल रहा हूँ, पर्सनल बिलीफ पे बोल रहा हूँ, किसी को कोई क्लेम नहीं करता हूँ कि ओरिजिनल रिसर्च हमारे देश में उतना मुझे दिखता नहीं होता हुआ। क्यों? अगर उसका आप नापना चाहते हैं, देखिए मैं सब्जेक्टिव बात करता नहीं हूँ, ऑब्जेक्टिव बात करता हूँ, मैट्रिक देखता हूँ। अगर आप थोड़ा सा आग्रह कि थोड़ा संक्षेप में पूछेंगे तो जरा अच्छा रहेगा जी। एक लाइन में मैं अपने क्वेश्चन को अब समेट देता हूँ कि जब आप ओरिजिनल रिसर्च करेंगे, आप कहीं ना कहीं राज करेंगे, कहीं ना कहीं अपना ध्यान आकर्षित करेंगे अपने ओर। जैसे चाइना ने डीपसीक ला के अपना पूरा दुनिया का ध्यान आकर्षण कर लिया। कैसे? जब निविडिया का शेयर 6% गिर गया था, तब वही मैट्रिक है। आप राज करेंगे जब आप शोध कुछ कर देंगे तब। तो वो हमारे में क्यों नहीं हो पा रहा है? कैसे होगा? ओरिजिनल रिसर्च को लेकर भारत के क्या प्लान्स या किस तरह मैं 2 तरह से जवाब दूंगा। लगभग विश्व की सभी विश्वविद्यालय में जाने का मौका अमेरिका में मिला है।
तो ये जितने भी शोध हो रहा है ना, इन सारी टीमें सब भारतीय, आप लोग हैं वहाँ पर, है ना। ये जो कुछ इकोसिस्टम अभी रिसर्च का यहाँ पे ऐसा नहीं बन पाया, लेकिन कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इंडियन साइंटिस्ट केवल चैलेंज के समय काम करते हैं। हमें 25 साल तक लटका के रखा कि हम आपको क्रायोजेनिक इंजन सप्लाई कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी देंगे। जिस समय टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात आई, हमें कहा गया कि हम आपको नहीं देंगे। उस दिन साइंटिस्ट का जवाब आया कि वी विल प्रोड्यूस अवर ओन इंडिजिनस क्रायोजेनिक इंजन विद इन 2 years। 1 साल में उनने बनाया और आज उसकी सक्सेस स्टोरी पूरा विश्व जानता है। हमारे लिए अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने का मना किया, हमारे दिल्ली IIT ने उसको 1 साल में बनाया। तो हम तो ये कहते हैं कि हमारे जो जितने भी युवा पीढ़ी है वो हनुमान है, और हनुमान जी जब जानते हैं, जब उनको कहे रीचपति सुनु हनुमाना, काचु प्रसाद रहु बनवाना, कब पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान जाना, कवन सुख आज कठिन जग माई, जो नहीं हो तात तुम पाई, राम काज लग तब अवतारा, सुनता हूं भयु पर्वताकारा। तो जब तक उनको चैलेंज नहीं कहेगा, दिस इज द पर्पस ऑफ लाइफ, यू हैव बोर्न जस्ट टू सर्व द पर्पस ऑफ द राम। जब हम काम करना शुरू करते हैं तो अब हम एक्सटर्नल प्रेशर से काम करना शुरू नहीं करें। हर युवा सोचे कि आई एम चैलेंज्ड, आई हैव टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई हैव टू ट्रांसलेट दिस इनटू रियलिटी एंड आई हैव टू कंट्रीब्यूट अवर सिग्निफिकेंट एफर्ट्स इन कंट्री मेकिंग। अपने आप को डाउनग्रेड या कम समझना बंद कर ले, क्योंकि जितने विश्वविद्यालय अमेरिका के गया वहां 50% से ज्यादा PDF इंडिया के हैं। मैंने एक इंडियन डीन से पूछा, आपके पास कोई रिजर्वेशन है? बोले नहीं, रिजर्वेशन नहीं होता, लेकिन हम इंश्योर करते 50% इंडियन PDF है, बिकॉज दे आर फुल ऑफ आइडियाज। लेकिन हमारा सिस्टम आपके आइडिया को सम्मान नहीं कर पा रहे वो, लेकिन उसमें अभी पिछले 10 सालों में इतना सुधार आया है। आने वाले समय में हमारे पास में इतने प्लेटफॉर्म होंगे, इतना फंडिंग होगी कि आप अपने आइडिया को यहाँ ट्रांसलेट कर पाएंगे। ओके, मैं थोड़ा ऐड करूंगी। हर देश अपनी ज़रूरत के हिसाब से इकोसिस्टम तैयार करता है। 1947 का विभाजन हुआ तो खाली व्यक्ति नहीं बटे थे, हमारी 32% उर्वरक ज़मीनें भी बटी थी। 10-12 साल में हमारे देश में भूखमरी आ गई, हम भीख का कटोरा लेकर निकले और हमारे प्रधानमंत्री तक को फास्ट करना पड़ा, पूरे देश ने उपवास किया। उस समय हमारी ज़रूरत हरित क्रांति की थी, हमने केमिकल डालकर भी अन्न उगाया और आज हम अपने ऊपर आत्मनिर्भर है। आज हमें उस उर्वरक की ज़रूरत नहीं है, केमिकल्स की ज़रूरत नहीं है, हम वापस नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के पास जा रहे हैं। पर आपको ये सर्कुलर थिंकिंग करनी पड़ेगी। आप आज के लिए लीनियर नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ रिसर्च नहीं है, हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं है। हर चीज़ का एक कंटेक्स्ट है, उस कंटेक्स्ट का ये परिणाम है। उस समय के कंटेक्स्ट में हमारे इंस्टीट्यूशन ज़्यादा खोलने, मेडिकल कॉलेजेस ज़्यादा खोलना, इंजीनियरिंग ज़्यादा खोलना, सिविल इंजीनियर्स तैयार करना, वो हमारी ज़रूरत थी। आज हम रिसर्च के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। आपने NEP में भी देखा, पूरा एक क्वांटम है कि खाली रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बन जाए, खाली एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स बने। अब हम रिसर्च के लिए तैयार हैं। तो ऐसा नहीं हमें हमेशा सोचना है कि पश्चिम ने रिसर्च किया इसलिए उन्होंने राज्य किया। हमने पश्चिम को राज्य करवाया, हमारे एजुकेटेड बच्चे ही वहाँ गए हैं, उन्होंने ही उन संस्थानों को चलाया है। तो हर चीज़ इकोसिस्टम से ड्रिवन होती है। धन्यवाद। बिल्कुल, हर चीज इकोसिस्टम से ड्रिवन होती है और भारत युवाओं का देश है। और युवा शक्ति जिस तरह से नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ जो पढ़ाई, क्योंकि हमने उस पर भी चर्चा की, और अनुसंधान और विज्ञान के क्षेत्र में भी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, देश का भविष्य सुरक्षित ही नजर आ रहा है। क्योंकि हम आशावादी लोग हैं, निराशा की बात कभी नहीं करते। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने साबरमती संवाद के लिए समय निकाला।